नमस्कार जी। मैं संजय माथुर एक बार फिर से मुखातिब हूँ आपसे एक अपनी छोटी सी बात लेकर के। ना तो एक किस्सा है ना कहानी है, एक छोटी सी बात है। तो ये मज़ेदार बात है कि जब उम्र बढ़ जाती है और दिमाग में भूसा उबलने लगता है तो कब की याद कब आ जाए पता नहीं। हमारे साथ की एक हमसुखन अजीज़ा कलाकार रचना पांडे जी ने एक नया रेडियो प्रोग्राम शुरू किया है। मैं शायर तो नहीं, लिहाजा जब वो कोई नया मौजू चुनती हैं तो याद फरमाती हैं और यूं ही उनके लिखे मसौदे पर गुफ्तगू हो जाती है। वो रिसर्च बढ़िया करती हैं, बेहतरीन लिखती हैं, तो उनकी बातें सुनकर हमारे दिमाग का भूसा भी घूमता रहता है और कुछ कुछ याद दिलाया जाता है। अब उस दिन बात निकली ब्रज भाषा की, तो मैं यूं ही कहने लगा कि अगर आप ब्रज क्षेत्र की बात करें तो अलीगढ़ का जिक्र ज़रूर करें, जहाँ ब्रज भाषा और उर्दू का संगम होता है और कई जादुई गंगा जमुनी कलाम उसी सरजमी से निकले हैं। उन्होंने कहा ये तो आपने अच्छी बात कही, और फिर बातों का सिलसिला किसी और रुख चला गया। बात आई गई हो जाती, पर क्या करें, दिमाग का भूसा इधर से उधर, उधर से इधर, कभी बचपन में और कभी जवानी में घूमता रहा। याद आया मुझे मंजर जब मैं 9th ग्रेड में था और मेरे पिताजी का तबादला अलीगढ़ हो गया, और इस तरह फिर वो एक बार और मैं पहली बार अलीगढ़ के वासी बने। पिताजी को वैसे तो अदब से वास्ता इतना ही था कि अच्छे कलाम समझ लेते थे और कुछ अपने पसंदीदा शेर अपने अंदाज में सुना दिया करते थे, पर मेरे कविता करने के शौक़ से वाकिफ़ थे और जितना बन पड़ता था चाहते थे कि मैं अच्छे साहित्य और अदब की तरफ झुकूं। नुमाइश के दिन थे और हम बच्चों को उन दिनों इतनी छूट मिलती थी कि रात में 8 बजे तक बाहर गुजार सकें, बशर्ते 2-3 की टोली में हों और जान पहचान वाले रिक्शे वाले या तांगे वाले के संग जाएं और साथ वापस आएं। तो जो टोली मेरी बनी उसमें सारे कलाकार लोग थे। बात चली कि यार हर साल वही चीज़ें तो होती हैं नुमाइश में, कितनी तो भीड़ होगी, और इस बार सर्कस भी पता नहीं कौन सा है, क्या करेंगे। तो नुमाइश ना जा कर के सोचा कहीं और जाएंगे। तो किसने बताया कि अचल तालाब के पास जो बड़े लोगों का कॉलेज है ना, वहाँ आज मुशायरा है, वहाँ चलते हैं। ये भी ठीक से पता नहीं था कि मुशायरा होता क्या है और उसके तौर तरीके क्या हैं। दौड़ के पिताजी के पास गए, उनसे पूछा मुशायरे में जाएं? वो हंसने लगे, बोले कहाँ? मैंने फिर कहा मुशायरा। कहने लगे जाओ जाओ, 1-8 घंटे में बोर होके आ जाओगे। मुझे बुरा लगा, क्यों बोर होंगे, हम सब साथ जा रहे हैं। कहने लगे जाओ जाओ। हम सब उस्मान भाई के रिक्शे में लद कर चल दिए जी मुशायरा सुनने। पहले तो उस्मान भाई सारे रास्ते चलाते रहे, बच्चे मुशायरा देखने जा रहे हैं, हटो बच्चों साइड हो जाओ, सामने मत आना, बाबूजी लाला हटना। वहाँ हम बच्चों को कोई घुसने ना दे पंडाल में। कहने लगे यहाँ बच्चों का क्या काम, जाओ नुमाइश में। हम सब अड़ गए, आज तो नुमाइश देख के ही जाएंगे। उधर मुशायरा के शुरू होने का कोई डॉल ही नहीं दिखाई दे रहा था, गहमा गहमी बहुत थी। उस्मान भाई वॉलंटियर से बतियाने लगे, जाने दो साहेब, बच्चे कुछ देर में खुद ही परेशान होकर बाहर आ जाएंगे, हम यहीं हैं, ले जाएंगे इनको वापस। पता नहीं क्या सोचकर वॉलंटियर्स ने हमको अंदर जाने दिया। सख्त ताकीद की कि चुप रहना है, कुछ भी बोले या शोर मचाया तो बाहर। तो ऐसे देखा सुना हमने अपनी ज़िंदगी का पहला मुशायरा। कुछ ही देर में पंडाल में तिल रखने की जगह नहीं थी। पता नहीं किस किस शहर से कौन कौन से शौरा आए थे, कुछ लंबी दाढ़ी वाले मौलाना, कुछ सफ़ा चढ़ नई उम्र की नई फसल टाइप के नए शौरा। तभी मंच पर कुछ अफरा तफरी हुई और चारों तरफ से गूंज हुई कि नीरज आ गए। हम बच्चे भी नीरज को जानते थे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। बच्चे भी नीरज को जानते थे और सब लोगों ने उचक उचक के नीरज को देखा। साधारण कुर्ते और अलीगढ़ी पजामे में मझोले कद के पर तीखी नजरों वाले व्यक्तित्व के स्वामी। फिर कविता का दौर चला और हम सोचते रहे कि नीरज क्यों नहीं माइक पे आ रहे हैं। सब उनको प्रणाम करके उनसे पूछ के शेर व शायरी कर रहे हैं, जिस पर बिना सोचे समझे हम लोग भी वाह वाह किए जा रहे हैं, पर नीरज है कि उठ ही नहीं रहे। हम में से किसी के पास घड़ी नहीं थी और पता ही नहीं चला कि कितना वक्त बीत गया। बाद में पता चला कि बाहर ठंड थी और उस्मान कंबल ओढ़कर सो गया। उसके पास भी कौन सी घड़ी थी। ना जाने कितने बजे एक सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने माइक पे आकर नीरज के बड़े गुणगान किए और उन्हें अपनी नज़्म पढ़ने के लिए आमंत्रित किया। हम सब सोच रहे थे कि वो कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे सुनाएंगे, पर उन्होंने जो नज़्म चुनी वो उस समय तो हमें क्या और कितनों को समझ में आई होगी पता नहीं, पर दिल में बस गई। उस रात जब हम सब ने घर की राह ली तो पहले उस्मान भाई ना मिल के दें, फिर मिले तो इतना घबरा गए कि रोने से लगे। बोले भैया जी आज तो इतनी देर हो गई कि बस, साहिब तो बहुत नाराज़ होंगे। हम सब भी डरे हुए थे। घर पहुंचे तो लाइट जली हुई थी और सब जग रहे थे। इससे पहले कि कोई कुछ कहे मैंने शोर मचा दिया। पता है आज किसको देखा? नीरज को, इतने पास से कि छू लें। माँ नाराज़, सब नाराज़। इस गधे उस्मान को देखो, कहता है सो गया, और तुम लोगों को पता नहीं चला कितने बज गए।
हम क्या करें, आप घड़ी दिलवाते नहीं हैं, हम क्या करें। इसी दौरान किसने पूछा कौन सा गीत सुनाया नीरज ने, पाल की बाहर की। पाल की बाहर की नहीं, बाहर की शायद। अच्छा, बस 3 शब्द याद रह गए, पाल की बाहर की, जो बचपन से आज तक याद थे। सोचा चलो इंटरनेट देखते हैं, शायद ये नज्म गीत मिल जाए। मिल क्या जाए, मिल गया। और एकदम से समझ में आया कि ये तो वही गाना है जो रफ़ी साहब ने गाया था। तो ये नज्म पढ़ी थी नीरज ने बचपन के उस दिन। और वो नज्म जब ध्यान से सुनी तो दिल में गहरे से बैठ गई। इंटरनेट पे और ढूंढा तो सारे शब्द मिल गए, इस नज्म से जुड़ी कहानियां पढ़ने को मिली। भला वो वीएस गोपाल साहब का, उनकी बदौलत पूरी नज्म जैसी नीरज सुनाते थे उसी आवृत्ति में, उसी तर्ज में इंटरनेट पर मिल गई। बस दुख यह कि वो इंग्लिश में थी, देवनागरी में नहीं। तो क्या हुआ, इतना काम तो मैं भी कर सकता हूँ। तो मैंने फटाफट उसे देवनागरी में परिवर्तित किया और फिर जो बार बार पढ़ा तो नीरज का चेहरा जहन में घूम गया। जितना सुंदर गीत है उतना ही सुंदर संगीत दिया था इकबाल कुरैशी साहब ने। और गीत की आत्मा को अपनी गायकी से कैसे रफ़ी साहब ने नवाजा कि उस गीत में 4 चांद लग गए। क्या भाव है, और एक एक सुर ऐसा सदा हुआ कि जैसे कोई पनिहारिन अपने सिर पर घड़े रखकर एक एक पग संभल कर चले और उसके एक एक कदम पे, लचकती कमर पे देखने वालों के दिल से बेसाख्ता बस यही निकले, वाह वल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो आप सुनेंगे मेरी जुबानी पालकी की कहानी। आपको पहले ही बता दूं कि हिंदी में एक मुहावरा है कि अगर कहारी पालकी लूट ले तो कोई किसी का क्या विश्वास करे। इस गीत में उस मुहावरे का संकेत है। रह गुजर तो आपको पता ही होगा, राह या रास्ता। तूर वो पहाड़ है जहां मूसा को देवी प्रकाश दिखा था। दार का अर्थ होता है सूली या फांसी की जगह। रहनुमा कहते हैं पथ प्रदर्शक को, और चश्मे तर यानी आंखों में पानी भर आना। तो देखने वाली बात यह है कि जो प्रतीक नीरज जी ने चुने हैं वो सब गहरे फलसफे से लिए गए हैं और धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं के अंतर्गत हैं। भाव सीधे दिल से जुड़े हैं और कविता में गणित जैसा लॉजिक है जो दिल और दिमाग पर सीधा असर करता है। पर सारी बात कथाकार की शैली में है जो धीरे धीरे चित्रित होती है। तो सुनिए नीरज जी की पालकी की अमर कहानी। वो हम न थे वो तुम न थे, वो हम न थे वो तुम न थे, वो रह गुजर थी प्यार की, लुटी जहां पे बेवजह पाल की बहार की। वो तुम न थे वो तुम न थे, ये खेल था नसीब का, ये खेल है नसीब का। न हंस सके न रो सके, न तूर पे पहुंच सके, न दार पर ही सो सके। कहानी किससे ये कहाँ, कहानी किससे ये कहाँ, चढ़ाव की उतार की, लुटी जहाँ पे बेवजह पाल की बहार की, पाल की बहार की। वो तुम न थे वो तुम न थे, तुम ही थे मेरे रहनुमा, तुम ही थे मेरे हम सफ़र, तुम ही थे मेरी रोशनी, तुम ही ने मुझको दी नज़र, दी नज़र। बिना तुम्हारे ज़िंदगी, बिना तुम्हारी ज़िंदगी शमा है एक मज़ार की, लुटी जहाँ पे बेवजह पाल की बहार की, पाल की बहार की। वो तुम न थे वो तुम न थे। ये कौन सा मुकाम है, ये कौन सा मुकाम है, ये कौन सा मुकाम है। फलक नहीं ज़मीं नहीं, ये शब नहीं सहर नहीं, कि गम नहीं खुशी नहीं, कहाँ से लेके आ गई, कहाँ से लेके आ गई हवा तेरे दियार की, लुटी जहाँ पे बेवजह पाल की बहार की, पाल की बहार की। वो हम न थे वो तुम न थे, गुजर रही है तुम पे क्या, गुजर रही है तुम पे क्या, गुजर रही है तुम पे क्या, बना के हमको दर बदर, ये सोच कर उदास हूँ, ये सोच कर है चश्मे तर, चश्मे तर। न चोट है ये फूल की, न है खलिश ये खार की, लुटी जहाँ पे बेवजह पाल की बहार की, पाल की बहार की, पाल की बहार की। थैंक यू।